जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 8 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, काम की होती हैं। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर। और गाइज ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच जो है वो जरूर ज्वाइन करिएगा सीरियस स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ज्ञान सर के अंडर पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें। तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और बैचेस को ज्वाइन करो। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सेशन को। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक्स के दौरान वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं मैं। प्रीति मिश्रा का आंसर आया, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक। आयुषी सिंह हमारे ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, सर शुड आई गो थ्रू मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स और नॉट? यू शुड रिवाइज डेली। तो करंट अफेयर्स करना ही है भाई। मंथली के चक्कर में जो है वो रहोगे तो उलझ जाओगे। मंथली भी अच्छा रहता है, मंथली भी रिवाइज रिवीजन के लिए अच्छा रहता है, बट डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको जनरल स्टडीज के साथ लिंक कौन से टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी देता है और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करता है कि रेगुलर बेसिस पे आपको किस मतलब एक प्रिपरेशन का फ्लो मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आज की डेट में करंट अफेयर से आ रही हैं बॉस। इवन आपका जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है ना, वो भी करंट अफेयर से ही आ रहा है। समझ रहे हो आप? हर एक चीज, कोई भी टॉपिक जो है वो उठा लो आप, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसी का जीएस पूछते हैं ये लोग एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स पर कमांड रखना बहुत जरूरी है, डेली करो। ठीक है। और मंथली भी करो, मंथली जो है वो रिवीजन के तौर पर करो। वेरी गुड गोल्डी। और शमा अख्तर, वेरी गुड। आज पहली बार शायद आपने कमेंट जो है वो किया है। इसी प्रकार से रेगुलर कमेंट्स करते रहो। अंजलि सिंह, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। श्वेता यादव, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मैं पेड कोर्स में हूँ, माय टारगेट इज यूपीपीसीएस 2025 एंड 26 एंड यूपीएससी 2000। वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाउ टू मैनेज बोथ, बोथ प्लीज आंसर। अरे यार देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ शराफ, कि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हो कि अभी 2025 में यूपीपीसीएस का एग्जाम दोगे, क्योंकि देखो दोनों के सिलेबस जो है वो सिमिलर है। एनसीईआरटी आपको यूपीपीसीएस में पढ़नी है, यूपीएससी में भी एनसीईआरटी पढ़नी है। जितनी भी जनरल स्टडीज की किताबें हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो गई, चाहे वो बीएल ग्रोवर हो गई, राइट, चाहे वो मतलब कोई भी किताब ले लो, रमेश सिंह ले लो, इकोनॉमिक्स के लिए अगर एडवांस वर्जन में पढ़ना चाहो तो वैसे उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट रहती नहीं है, राइट। तो ये सब जो किताबें आप उसमें भी पढ़ रहे हो, राइट, यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, तो सिलेबस पूरा सेम है मोर और लेस। बट यूपीपीसीएस में यूपी स्पेसिफिक कंटेंट पर ज्यादा फोकस जो है वो करना रहता है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस आल्सो ऑब्वियसली, राइट। तो क्योंकि यूपी स्टेट का है तो यूपी पे पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस जो है वो करना पड़ता है, बाकी सिमिलर चीजें हैं। तो मैनेज कैसे करें मैं समझा नहीं। मतलब आपको तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है यार, ऑटोमेटिकली चीज आपकी हो जाएंगी। आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने किताबें हैं, आपके सामने, आप अगर हमारे पेड कोर्स में तो है ही ऑलरेडी, तो आपके पास पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो ये जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस जो है वो लगाओ। अपने आप को झोंक दो भाई, 1 से 1.5 साल अपनी किस्मत जो है बना लोगे आप लोग, जिंदगी पलट दोगे अपनी। और जिसने ये नहीं किया वो जिंदगी भर पछताएगा। तो टाइम रहते कर लो भाई, टाइम निकल जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है कि यार ये बोलना रहता है कि काश उस समय कर लिया होता। तो कभी जिंदगी में काश बोलना ना पड़े, इसलिए अभी से मेहनत करो। बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लोगों की लाइफ जब उनका टाइम जो है वो निकल जाता है, करियर बन नहीं पाता। तो स्टार्ट फोकसिंग नाउ, मस्तीखोरी भूल जाओ अपनी जिंदगी से। और वेरी गुड, सीरियसली आप, अगर आप अपने करियर को लेकर जो है वो सीरियस हैं, क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। वेरी गुड। रेगुलर रहो बस, कंसिस्टेंट रहो। ये एग्जाम सिर्फ डिसिप्लिन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, और इसके अलावा इस एग्जाम को कोई चाहिए, कुछ चीज नहीं चाहिए। जो डिसिप्लिन में है, जो कंसिस्टेंट है, जो ये दुनियादारी छोड़कर सिर्फ अपनी करियर पर, अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, अपने आप को ऑफिसर बनाने पर फोकस कर रहा है, तो उसका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। चलो, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, वेरी गुड यार। चलो
इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पर आंसर जो है वो देना शुरू करो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया लगता है आपके आंसर्स जो है वो देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को बिना समय वेस्ट किए। और लाइक का बटन जरूर हिट किया करो, इतने सारे लोग देखते हैं, लाइक का बटन को हिट ही नहीं कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, पहला हम डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनना। एक भी इसकी चीज जो है वो हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक 100% एग्जाम में आएगा। हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। ये पास हो गया गाइस, लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया है। और ये बिल सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, कानून सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के भी मुद्दे उठकर आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वक्फ होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वक्फ, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ना। तो बहुत ध्यान सुनो। वक्फ एक ऐसी इस्लामिक चैरिटेबल इंडोमेंट होता है, समझे आप, यानी कि एक कोई ऐसा डोनेशन होता है प्रॉपर्टी का। कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देता है, उसको बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, समझे। कि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो, अपनी जमीन जो है वो अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दी, और उस जमीन पर समाज सेवा होगी, समाज सेवा का कार्य होगा, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाएगा जैसे मदरसा, या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी होगी, या फिर कब्रिस्तान भी बनाया जा सकता है, उसके ऊपर मस्जिद भी बनाई जा सकती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसने किसी को डोनेट कर दिया। अब बताओ हो क्या रहा था पिछले कुछ सालों से, जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है या जिस जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ है उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब इसमें काफी सारे इश्यूज सामने आ गए, राइट। कैसे इश्यूज है वो सामने आए, ट्रांसपेरेंसी के, मिसयूज होने लगा, अतिक्रमण होने लगा, इंक्रोचमेंट होने लगा, है ना। तो उसको लेकर बहस छिड़ गई, फिर सरकार लेकर आई वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। अच्छा, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर गाइज लगभग 6 लाख हेक्टेयर वक्फ की जमीन है, जो कई कंट्रीज के साइज से बड़ी है। काफी सारी यूरोपियन कंट्री का जो साइज है ना, उससे ज्यादा जमीन हमारे यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये बेसिकली पास हो गया है, राइट। अब ये वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वक्फ प्रॉपर्टी की जो है वो डेफिनेशन जो है वो लिख लो, जो मैंने आपको बताई यहां पर अवेलेबल तो होना चाहिए। यहां पर अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर, इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो डोनेट की जाती है। और किस पर्पस के लिए, तो 3 पॉइंट जो है वो लिख लेना। देखो पता है, फ्लो चार्ट के तौर पर आप प्रिपरेशन किया करो। वक्फ प्रॉपर्टी लिख दिया आपने, इसके आगे जो है वो एरो बना दो, डैश। फिर आगे लिखो प्रॉपर्टी डोनेटेड। सिर्फ आपने ये 2 वर्ड देखे तो आपको समझ में आएगा कि यार कोई प्रॉपर्टी डोनेट हुई है। फिर डैश करो, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर, राइट, ये डाल दिया। फिर आगे जो है वो कॉलम बना दो, फिर उसके आगे जो है वो लिख दो नहीं बस ये हो तो गया, इन द नेम अल्लाह के नाम पर जो प्रॉपर्टी डोनेट जो है वो कर दी जाती है वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। अब पहले जो है वो क्या होता था, पहले के समय पे मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो लंबे समय तक, जिसको अपन वक्फ बाय यूजर बोलते हैं, पता है, ये लिखना वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी, ये भी लिखो। क्योंकि ये नए बिल के अंदर इसको हटा दिया गया, रद्द कर दिया है वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को, वो अभी बताऊंगा। ये लिख लो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज, ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज की गई है वक्फ प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसका उपयोग कंटिन्यूअसली जो है वो हो रहा था रिलीजियस पर्पस के लिए, है ना। देखो लिखा है ना, धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों की स्थिति को संरक्षित करने का प्रावधान है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निरंतर सांप्रदायिक उपयोग के कारण वक्फ संपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई हो। तो इसको बेसिकली चेंज किया है, इसको हटा दिया है, पता है, इनको बोला है कि वक्फ बाय यूजर अब नहीं माना जाएगा। अब नहीं माना जाएगा, मतलब जो प्रॉपर्टी लंबे समय तक चलती आ रही है, जहां पर ग्रेवयार्ड बना है, कब्रिस्तान बना है या मस्जिद बन गई है, तो आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी अब नहीं बोलोगे। इसी को लेकर पता है चिंता हो गई है मुस्लिम्स के बीच में, कि भाई ये क्या मजाक है, अगर इतने समय से कोई मस्जिद है तो क्या आप उस मस्जिद को अब हटा दोगे।
ये एक चिंता और यही एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, क्योंकि सरकार अब कह रही है कि हर एक प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है अल्लाह के नाम पे रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी को वक्फ प्रॉपर्टी मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे। और इसी चीज को लेकर काफी सारे केसेस भी पिछले सालों में जो है फाइल भी हुए हैं कोर्ट में। तो अब देखो क्या होता है आगे चल के इस चीज के बारे में। बट हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ रिलीजन। ये टॉपिक रिलीजन से रिलेटेड है, और मैंने सभी ब्यूरोक्रेट्स जो आने वाले समय में आप लोग बनोगे, सभी ऑफिसर्स, आप लोगों को कह दिया है कि जब भी रिलीजन का टॉपिक आए तो 4 कदम पीछे हो जाना। और बाहर भी जब बाहर रहते हो, किसी से रिलीजियस मुद्दे पर बात करते हो तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। आपको किस चीज के बारे में बात करनी है कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, किसने बिल पास किया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने पास किया, दैट मीन जनता के हित के लिए हो रहा है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट कानून। कानून की रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना। और नहीं करोगे, उल्लंघन करोगे तो जेल हो जाएगी, राइट। और फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कानून की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं होगा फर्दर केसेस के थ्रू। बट फॉर द टाइमिंग यू हैव टू मेंशन दैट कि ये चीज जो है वो हुई है, पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो पास हुई है। एंड पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है किनको? जनता को, पब्लिक को, इंडियंस को। पढ़ते हो ना प्रियम्बल के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट ही ऐसे होता है। तो मैंने आपको देखो क्या बताया, वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लंबे समय तक जहां पर कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही हो तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी मान दिया जाता है। अब इसको हटा दिया, इनने बोला नहीं भाई अब नहीं हम मानेंगे। देखो लिखा है, वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है अल्लाह के नाम पर। तो अगर कोई प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली कम्युनल यूज में थी, जैसे मस्जिद या ग्रेवयार्ड, तो उसे वक्फ माना जाएगा ओनली इफ वो रजिस्ट्रेशन के पहले से वक्फ प्रॉपर्टी थी। पर अब एक नया क्लॉज लाया गया है, मिनिमम 5 सालों की इस्लामिक प्रैक्टिस जरूरी है वक्फ डेडिकेट करने के लिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर रहा है तो 5 सालों तक इस्लामिक प्रैक्टिसेस उसने की हो, ये चीज भी इंश्योर की जाएगी। तो कई आलोचकों का कहना है कि भाई ये तो आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन का उल्लंघन हो सकता है। फिर एक और चीज इसके अंदर शामिल हुई। अब देखो इसके अंदर ये चीज समझ आ गई ना कि इस बिल के फीचर्स लिख लेना भैया एक एक करके। इन्होंने बोला वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं किया जाएगा। इनने बोला नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करो। यहां पर 2 बोर्ड्स होते हैं वक्फ के, एक होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और दूसरा होता है स्टेट वक्फ बोर्ड, और एक वक्फ ट्राइब्यूनल भी होता है। 3 चीजें हैं। इनने बोला कि हम नॉन मुस्लिम्स को जो है वो इसमें लेकर आओ, राइट, कि जिससे कि डाइवर्सिटी जो है वो और बढ़े और डिसीजन इनके फेयर निकले। इसमें भी लोग चटक गए कि भाई ये तो गलत है यार, ये तो आप सीधे सीधे जो है वो इंटरफियर कर रहे हो हमारे रिलीजन में, नॉन रिलीजियस कम्युनिटी या लोगों को शामिल करके। तो इनने दूसरा बिल के अंदर कंट्रोवर्शियल चीज ये आई कि इनका जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, स्टेट वक्फ बोर्ड है या वक्फ ट्राइब्यूनल है, इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाए। 3 MP नॉमिनेट किए जाएंगे बिना रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस के। ये इंक्लूजन दिखाता है कि क्या ये इंटरफेरेंस भी है, ये दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट, वक्फ प्रॉपर्टी जितनी भी है उनको डिजिटाइज करो। सभी वक्फ प्रॉपर्टी को एक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। डिजिटलाइजेशन का नाम आया और लाइट चली गई थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको डिजिटलाइज करना जरूरी है। अब सवाल यही उठता है कि भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी है, वो तो पुरानी भी है कुछ कुछ, तो उनका रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो क्या उनको वक्फ की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा? दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो ट्रांसपेरेंसी का स्टेप है ये, लेकिन क्या ये सब कस्टोडियन डिजिटली रेडी है? नहीं। फिर इनके ट्राइब्यूनल की बात करी, सिंपली वक्फ ट्राइब्यूनल, इसमें क्या करेंगे? 3 मेंबर्स होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज,
एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिले, पहले दो हुआ करते थे, अब तीन जो है वो होंगे, मुस्लिम लॉ में एक्सपर्ट, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट जज। तो लीगल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस रिलीजियस एक्सपर्ट्स का बैलेंस जो है वो बनाया गया है। फिर नेक्स्ट, अगर किसी ने 12 साल से इलीगल पोजीशन किया है यानी कि कब्जा किया है, तो वो वक्फ लैंड का मालिक बन सकता है अंडर एडवर्स पोजीशन। ये तो एंक्रोचमेंट को लीगलाइज करने जैसा हो गया। ये कौन सी कहानी है भाई? तो बिल बिल ने सेक्शन 107 वक्फ एक्ट का जो है वो रद्द किया 1995 का, और लिमिटेशन एक्ट 1963 को एप्लीकेबल बनाया वक्फ डिस्प्यूट्स के लिए। अब ये अलाउ कर रहा है इंडिविजुअल को जिनने इलीगल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया 12 साल तक, तो बता रहे हैं कि एडवर्स पोजीशन के तौर पर उसका क्लेम उस वक्फ प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। ये देखिए भाई, अपोनेंट को डर यही है कि ये तो भाई इलीगल, जो वक्फ लैंड पर जिन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, इलीगल कब्जा किया है, उनकी प्रॉपर्टी तो अब उनके नाम पर हो जाएगी। तो ये कहानी एक और बता दी इन्होंने। फिर नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर के ऑफिसर्स सर्वे करेंगे और वही फाइनल डिसीजन देंगे। पर वक्फ ट्राइब्यूनल का रोल यहां पर कम कर दिया गया है। कम्युनिटी का से कम हो गया, यानी कम्युनिटी से बातचीत जो है वो अब नहीं की जाएगी, अब सिर्फ हाई लेवल के ऑफिसर्स जो है वो चीजों को देखेंगे। तो देखो लिखा है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स सर्वे करेंगे, सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रैंक के ऊपर है, ऊपर गए, तो वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, राइट, जहां पर गवर्नमेंट ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं। और ये फाइनल आर्बिट्रेटर्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपने वक्फ ट्राइब्यूनल के ऊपर और ऑफिसर्स को रख दिया। तो काफी कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा जो है वो हो गया है। फिर एक और चीज इन्होंने बोल दी, पहले ट्राइब्यूनल के डिसीजन को फाइनल माना जाता था वक्फ ट्राइब्यूनल के, अब कह दिए कि अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में 90 डेज के अंदर। तो 90 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन को जो है वो कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो वापस लाया गया है। तो ये पूरे जितने पॉइंट्स हैं सातों के सातों वो आपको बहुत अच्छे से लिख लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ मेजर चिंता वाली बात जो अपोजिशन और कम्युनिटी लीडर्स ने उठाई है। पहली चिंता वाली बात यह है कि ये रूल सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पे लागू है, मंदिर चर्च या गुरुद्वारा प्रॉपर्टीज पे नहीं। तो ये तो राइट टू इक्वलिटी का इशू हो सकता है। तो पहली चीज तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप तो एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, है ना। दूसरी चीज ये भी लिख लेना भाई, कंसर्न भी पूरे लिखना, सिर्फ पॉइंट वाइज। दूसरी चीज, 5 साल की प्रैक्टिस का क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है। रिलीजन फ्रीली फॉलो करने का अधिकार सबको है। ये बोल रहे हैं ना कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी वही डिक्लेयर कर सकता है जिसने 5 सालों तक इस्लाम प्रैक्टिस की हो। यस, ये वाला क्लॉज था बिल के अंदर। तो ये बोल रहे हैं कि यार ये तो फिर डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो गलत है, ये तो आप पक्षपात कर रहे हो, रिलीजियस रिलीजन को फ्रीली फॉलो फॉलो करने नहीं दे रहे, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई ये लिमिटेशन एक्ट आपने लगा दिया जिससे कि जो भी लोग जो है, जिन्होंने इलीगल तरीके से कब्जा जो है वो किया हुआ है, तो उस कब्जे पर उनका लीगल अधिकार हो जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर बोल रहे गवर्नमेंट ऑफिशियल ही डिस्प्यूट्स डिसाइड करेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, क्योंकि सर्वे ऑफिसर्स बना दिया गया ना, जो सर्वे करेंगे, डिस्प्यूट्स को कई बार रिजॉल्व जो है वो करने का भी काम करेंगे। तो वक्फ की पावर को आपने वीक कर दिया, सेक्शन 40 हटा दिया गया जो अनडॉक्यूमेंटेड वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता है, राइट, क्योंकि अब तो बोल रहे हो आगे जितनी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होंगी वही वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। तो सरकार का अब क्या कहना है? सरकार ने बोला कि नहीं भाई, ये हम डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरी चीजें, तो इससे हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर कब्जा हो गया है उसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं गुरु। वक्फ एसेट का बेटर उपयोग होगा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग में, मिसयूज नहीं करने देंगे, कम्युनिटी वेलफेयर को इंप्रूव करेंगे, है ना। क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई, और इसमें यह भी बताया गया कि 7% से 5% फीस घटा दी गई है ताकि ज्यादा फंड चैरिटी में जो है वो लगे लगे। हाई कोर्ट अपील से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। दिल्ली में कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके मिसयूज के आरोप लगाए गए थे, जिसका सल्यूशन भी ये बिल दे सकता है। तो ये बता दिया भाई हमारी सरकार ने।
तो आप देखो कुछ चीजें लिख लो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 आज आपको पढ़ना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है भाई ये। इससे रिलेटेड 99.9%, 100% जो है वो क्वेश्चन आएगा, 100%। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। सॉफ्ट पावर क्या मतलब होता है भाई इसका? सॉफ्ट पावर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ सॉफ्ट पावर, क्या मतलब है इसका? किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना थ्रू कल्चर, वैल्यूज, पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है ये। हम दूसरी कंट्री के साथ, अब ऐसा समझो आप भाई, एक कोई व्यक्ति जो आपका फ्रेंड नहीं है, एक कोई दुकानदार है, चलो ठीक है, आप उसके पास रेगुलर जाते हो, है ना, उस दुकानदार के पास। फिर बीच में आपने जब जाना शुरू किया उसके असर, उससे पूछा और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ, कौन से गांव से हो? अरे अरे यार, अरे उसी के पास वाले गांव से तो मैं बिलोंग करता हूँ यार। क्या बात करो, अरे वाह, हाथ हाथ मिला लिया। फिर अगली बार आप दुकान जा रहे हो तो उसके नाम से उसको पुकार रहे हो, भैया ये नहीं बोले। जनरली हम जाते हैं ना दुकान पे किसी कि भैया यार वो दे दो यार, दीदी यार वो दे दो, आंटी वो दे दो, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट गए, उसके नाम से बोला, अरे भाई इधर आओ यार, और क्या हाल है। भले ही आपको दुकान में जाना नहीं है, बट आप वहां से निकल रहे हो ऐसे उसको हाथ दिखाते हुए निकल रहे हो, है ना। अब एक दिन आपको उसकी दुकान से कुछ सामान चाहिए था, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने सामान लिया और आपने, आप उसको बोलोगे यार थोड़ी देर में आके दे दूंगा यार, या कल दे दूं, तो क्या वो आपको मना करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर दिया। दिस इज, और यहां पर आपको कोई पैसे का लेन देन नहीं था उसके साथ, अच्छा आपके व्यवहार थे अच्छे। दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट पावर, जो हम काफी सारी कंट्रीज के साथ करते हैं। समझ रहे हो? बिना फोर्स या बिना बिना मिलिट्री यूज किए, बिना दमदारी दिखाए, दिखा के, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हमने उसको अपने साथ कर लिया। वो बोलते हैं ना कि प्यार की ताकत गुरु बहुत तेज होती है। अब ये प्यार बोला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार मत समझना है, इमोशन वाला। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार तो बेकार ही है आज की डेट में। और आप लोग के लिए नहीं है ये सब चीजें, ये कॉमन मैन के लिए है। वो कॉमन मैन को पसंद है वैलेंटाइन डे पे फूल लेना है किलो। अरे यू गाइस आर मेड फॉर गन्स, नॉट फॉर फ्लावर्स। फूल दोगे आप? हैं? पर्सनालिटी देखो यार, आपकी पर्सनालिटी इज डिफरेंट। आप लोग को आगे चल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बैठना है, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठना है। ये बेतुकानी हरकतें मत करो। स्टेटस भेज रहे हो गर्लफ्रेंड को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है? प्यार व्यार कुछ नहीं होता ब्यूरोक्रेट्स के लिए। क्योंकि ये सब चीजें एक्सप्लॉइटेशन होती है गुरु। सामने वाला आपका टाइम वेस्ट करके कब निकल जाएगा, आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा। और जब होगा तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ हो ही ना, तो इसलिए ऐसा काम करो ही मत। अपने आप को सैचुरेटेड रखो। ठीक है, हो भी किसी रिलेशन में तो यू शुड बी प्रोफेशनल इनफ। ठीक है, हाँ भाई, इमोशनल कनेक्ट है, प्यार है, अपनी बंदी है, बट अपना टाइम वेस्ट करके नहीं। तुम पढ़ रहे हो, उसका फोन आ रहा है, तुम उठा के घंटों तक बतिया रहे हो, और क्या खाया मेरे सोना ने, है? तुम लोग इस चीज के लिए नहीं बने हो। यू गाइस हैव टू डील विद सॉफ्ट पावर्स, विद कंट्रीज। बाहर जाओगे दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट से मिलोगे, ऑफिशियल से मिलोगे, हाथ मिलाओगे। अरे वैसी पर्सनालिटी है यार आप लोगों की। ये थोड़ा ना कि तुम्हारे बिना तो नींद ही नहीं आती है, जब तक तुम गुड नाइट ना बोलो हम सो ही नहीं पाएंगे। ये थोड़ा ना करने बैठो भाई। मेक योर पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बता डंडा लेके बैठ जाओ, याद तुम्हारी बताए राइट। मुस्कुराओ, अपना नेचर बहुत अच्छा रखो, बट अपने काम की चीज पहले करो। दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और अब ये सब चीजों में उलझे रहोगे तो जिंदगी में दूसरी चीज कभी नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज बताऊं, ये सब, ये शोना मुन्नू चुच्चू ये करते रहोगे ना, तो बेटा कोई इज्जत भी नहीं करेगा। और वहीं अगर सख्ती में रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, तो तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। और अट्रैक्शन के पॉइंट बन जाओगे जब एटीट्यूड में रहोगे। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं किसी को देखना नहीं है, ये नहीं करना। एटीट्यूड मतलब अपने काम से काम में मतलब रखना, कि यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, अपने काम में मतलब रखते हो,
आपको नहीं परवाह किसी और की। सॉफ्ट पावर। एग्जाम्पल देता हूं एक। हॉलीवुड मूवीज हुई, योगा हुआ, डेमोक्रेसी का प्रमोशन हुआ, ह्यूमैनिटेरियन सहायता हुई, ये सब टूल्स होते हैं सॉफ्ट पावर के। आप बोलोगे सर हॉलीवुड मूवी समझ नहीं आ रही मुझे तो। अरे फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह होते हैं, अलग अलग मूवीज को जो है वो दिखाया जाता है, ऑस्कर मिला, ये मिला, वो मिला, जाकर तारीफ कर दी। यार तुम्हारे यहाँ की पिक्चर अपने यहाँ तारीफ करते हैं ना कि यार शाहरुख खान की पिक्चर हमें अच्छी लगती है यार, वो डोनाल्ड ट्रंप आया था अपने यहाँ, याद है? हाउडी इज मोडी, तो उसमें शाहरुख खान का डायलॉग बोल के गया वो। दिस इज द वे टू एक्सप्रेस सॉफ्ट पावर। अब जाओ आप चाइना, हांगकांग, आई लाइक जैकी चैन है यार, वो खुश हो जाएंगे, उनको जनता ताली बजाने लगी, अरे वाह यार ये डिप्लोमेट को जैकी चैन पसंद है अपना। उसको तो दुनिया पसंद करती है, बट जब बोलते हो ना आप जाकर सामने, तब, क्योंकि जिस जगह पे आप जाओ और जिस जगह पे आपको अगर अपना इंप्रेशन देना है, तो उसके बारे में पढ़ के जाओ कि वो व्यक्ति क्या है, कहाँ का है, क्या पसंद करता है, और दो चार उसके बारे में अच्छी बातें आपने बोल दी। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एक ऑफिसर के अंदर होना बहुत जरूरी है, कि आप किससे कैसी बात कर रहे हैं और किससे किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज आप लोगों को देश की जनता के साथ कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्टिविटी आना जरूरी है। ये सब चीजें तो कोई भी पढ़ लेगा भाई भाई, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई भी पढ़ लेगा। बट ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए सिर्फ, एक पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी बनाने का काम मैं आपका अपने लेक्चर्स के दौरान करता हूँ। कि पढ़ा तो कोई भी आके देगा यार, इसमें कोई बड़ी, आप खुद पढ़ लोगे ये सब चीजें, कुछ कुछ है क्या इसमें पढ़ने लायक? अब सुनो, रिसेंटली यूएसए की पॉलिसी में शिफ्ट आया। जैसे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, अमेरिका बोल रहा है बेटा मैं अपना पहले देखूंगा फिर दुनिया का देखूंगा। इसने ग्लोबल ट्रस्ट और इमेज दोनों को इंपैक्ट किया। लोग बोलने लगे साला कितना मतलबी है अमेरिका है। मतलबी जब तुम बनोगे ना, तो दुनिया, मतलब ये बात अभी के लिए बता रहा हूं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करोगे तो दुनिया जो है वो तुम्हारी वाहवाही करेगी कि हाँ यार ये बंदा जो है वो अपने काम से काम में मतलब रखता है। देखना, जो भी अपने काम से काम में मतलब रखेगा उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी, और जो हर टाइम अवेलेबल रहेगा वो मूर्ख रहेगा। तुम्हारी गलती यह है कि तुम लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल हो। कभी नहीं भाई। आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कि मेरा ये टाइम है, इस टाइम तुम अपनी फैमिली को नहीं देता तो तुम कौन हो भाई? और सामने वाला समझे तो मोस्ट वेलकम, ना समझे तो दैट मीन्स कि दे आर यूजिंग यू। पहली फुर्सत में निकालो। और लाइफ में कभी किसी को बताना मत कि यू आर अटैच्ड विद समवन, जहां तुमने बता दिया ना अटैचमेंट अपना, वहां गेम ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, अपने काम से, अमेरिका बोलता है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, हम अपना पहले देखेंगे। हर चीज में अपना पहले देखने वाली बातें नहीं होती, ये बात बोलने वाली नहीं होती, पहली चीज तो ये करने वाली होती है। ये प्रायोरिटीज की बात होती है। जब अमेरिका ने ये चीज बोला तो काफी सारी कंट्री ने बोला कि ये इसने तो दगाबाजी कर दी यार, ये तो गलत आदमी निकला। अरे भाई सभी अपना करते हैं यार, कौन ऐसा है मुझे बता दो एक कोई व्यक्ति जो अपनी चीजें जो है वो छोड़कर जो है वो दूसरे में लगा हुआ है। आप बोलोगे सर वेलफेयर करते हैं ना लोग बाग, बेटा वेलफेयर करते हैं तो उनका नाम भी तो हो रहा है। वो वेलफेयर कर रहा है, वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि उसको कहीं ना कहीं वेलफेयर में खुशी मिल रही है, तो खुशी उसको मिल रही है ना। तो कोई व्यक्ति फालतू में कोई चीज जो है वो नहीं करता, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करता है, तभी उसको उसमें मजा आता है। आपसे अगर कोई आके बोले यार एक काम करो अपना घर खाली करो यार, प्लीज मुझे दे दो यार, मुझे आपके घर पे रहना है, प्लीज मुझे दे दो, दोगे क्या यार बताओ? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोगे क्या? इतने चैरिटी वाले बड़े बड़े लोग हैं, हैं? उन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ अंबानी की बात कर लो, टाटास की बात कर लो, ठीक है दे डू चैरिटी, बट कोई उनसे बोले कि नहीं यार हमें तो ये आपका मकान चाहिए भाई, प्लीज, प्लीज सर, प्लीज मुझे दान दे दो अपने मकान को, देगा क्या कोई? दे डू ओनली दैट स्टफ्स जो उनको लगता है कि हाँ दिस इज गुड। अमेरिका ने गलती कर दी, और इसी गलती की अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। ये मेंस के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, इसी गलती की अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई गुरु। अब हम कंट्रीज को चुपचाप जाकर बोल रहे हैं, साइड में खड़े हुए मोदी जी,
थाईलैंड गए, साइड में खड़े हुए हैं। मैडम देखिए, अमेरिका तो अपना है, देख रहा है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग सब साथ में मिलकर करेंगे। हम अपने अपने वाले नहीं हैं, हम परिवार जोड़ने वाले हैं। दैट मेक्स थिंग्स डिफरेंट। तो हार्ड पावर होती है मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक सैंक्शन, मतलब किसी के ऊपर दबाव दिखा रहे हो आप, है। सॉफ्ट पावर होती है कि आओ चलो मिलकर योगा करें, आओ तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, आओ तुम्हारी कंट्री के अंदर इलेक्शन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए अपने ऑफिसर्स भेजते हैं। बोला आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस प्यार से बात करनी है, उस पर काम हो जाता है। सिंपली समझ में आ गया सॉफ्ट पावर हार्ड पावर में डिफरेंस, अब कभी नहीं भूलोगे। अब यूएसए की पॉलिसी पॉलिसी शिफ्ट हुई। अब ऑलरेडी अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बजट उसने काट दिया, है ना। प्रोटेक्शनिस्ट इमिग्रेशन और ट्रेड पॉलिसी लगा दी कि नहीं भाई, अमेरिकन को लोगों को जॉब जो है वो देंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये देखो पूरी चीज है। अब सुनना आप, ये जो सॉफ्ट पावर की जो बात हो रही है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? नाटो और ए यूके यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ऐसे अलायंसेस पे ट्रस्ट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपना देख रहा है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में बायस्ड स्टैंस ने वेस्ट एशिया और ग्लोबल साउथ का ट्रस्ट हर्ट कर दिया। यूएसए सिर्फ एक तरफा चल रहा है बस, वो बोल रहा है जैसा मैं चाहूंगा वैसा हो। क्योंकि वो बेचारा परेशान है चाइना से। वो एक्चुअली क्या, जो अपनी ठाट, जो पहले उसकी ठाट थी कि हम जो बोलेंगे वैसे ही होगा, तो बेटा हम जो बोलेंगे वैसे होगा, उसके लिए अपनी पावर को मेंटेन करके रखना चाहिए। तुमने पावर को मेंटेन ही नहीं करके रखा, और वहां चाइना जो है वो अपने रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, लोगों को लोन दे देकर। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो इंटरनेशनल ट्रस्ट डेफिसिट मल्टीलेटरलिज्म को वीक कर देता है। ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार का थीम बेस्ड क्वेश्चन। बी रेडी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। यूएस एड का बजट कट, 80% प्रोग्राम बंद कर दिए इसने, 80% प्रोग्राम। देखो नाटो उसके वो हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है, बजट कट किया यूएस एड ने। 80% ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम खत्म कर दिया, यानी कि मानवता की जो सहायता कर रहा था यूएसए, उसने बोला कि अब हम नहीं देंगे पैसा। तो पूरे दुनिया भर में गलत मैसेज जाएगा ना कि भाई पहले तुम दे रहे थे यार, रेगुलर बेसिस पर दान दक्षिणा कर रहे थे, और तुम्हारी ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी स्थिति खराब है तुमने दान दक्षिणा बंद कर दिया। तो ये बेसिकली सॉफ्ट पावर को खत्म करता जा रहा है, ये सब चीजें। वॉइस ऑफ अमेरिका, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, ऐसी बॉडीज बंद हो गई। समझ रहे हो आप? रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कंसेप्ट फ्री ट्रेड को अंडरमाइन करता है, कि तुमने हमारे ऊपर टैक्स लगाया तो हम भी लगाएंगे। अभी पढ़ा था ना अपने कुछ दिनों पहले रेसिप्रोकल, वो ये डिस्काउंटेड टैरिफ के बारे में। तो यही चीजें हैं। सॉरी। तो इंडिया का अप्रोच लॉन्ग टर्म और वैल्यू बेस्ड होता है गाइस। एक गुजरल, ये लिख लो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का यहां पर आपको मिलेगा एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है गुजरल डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन, लिख लो। इसमें नेबर्स को यूनिलैटरल कंसेशन दिए गए हैं टू बिल्ड ट्रस्ट, कि हमारे आसपास जो भी है भाई, सबको एक जैसा डिस्काउंट, है ना। मेरे पास जो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई मेरा खास दोस्त आ गया तो उसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, नहीं, सबको एक बराबर। भले ही उसको चुपचाप बोल देंगे कि आओ अंदर आओ पानी पियो, और पानी के साथ बोल देते हैं ग्लास तुम्हारा गिफ्ट, लेके जाओ। समझ रहे हो आप? तो हम जो चीज क्या करते हैं, हम अपनी इमेज ऐसी शो करते हैं, और हम है भी ऐसे वैसे तो इंडिया, राइट, कि हम जो है वो किसी के साथ पक्षपात जो है वो नहीं करते, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस, कि सब लोग हम पे ट्रस्ट इजीली करते हैं। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। उससे जब को कुछ बात करो, वो बोलता कुछ है करता कुछ है। तो वो एक इशू है उसके साथ। तो कंट्रीज उस पर ट्रस्ट नहीं करती, और कंट्रीज करे तो करे क्या, परेशान है, पैसा नहीं है। तो वो दे रहा है पैसा, तो ले ले रही है कि चलो ठीक है, सरफिरा है तो क्या हुआ, मालिक पैसा तो दे रहा है, ले लेते हैं।
तो इंडिया के सॉफ्ट पावर टूल्स लिख लो आप। ये दिस इज द टूल्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये पूरी चीज लिखेंगे। पूरी योगा, आयुर्वेद, बॉलीवुड, इंडियन क्यूजिन। आओ हमारे यहाँ, खाना खिलाते तुम्हें। अगले दिन तुम्हें मजा आएगा। सुबह सुबह है। आओ हमारे यहाँ की फुल्की खिलाते हैं। वो कौन था यार, अभी वीडियो उसका वायरल हुआ था, भांग पी ली थी अपने यहाँ। बेचारा परेशान हो गया था, ड्रिप लगा के बैठा हुआ था कि ये क्या कर दिया मैंने। फिर इसके अलावा नेक्स्ट 35 मिलियन यार हमारा। हम जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस की बात है, हर जगह इंडियंस इंडियंस दिखते हैं हमें। हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, बोलते हैं, देखो हमारे लोग हैं, तो वो भी खुश। अरे वाह, मोदी जी ने आके अब हमारी बात कर दी। बेटा इंप्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल। तुम मुंह बना के बैठे रहोगे तो लोग तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। अच्छे रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम की बातों पे अपना आंसर दो, जो फालतू बातें उस पर चुप रहो, डिस्कस ही मत करो, बोलो ही मत, बट मुंह बना के मत बैठो। फिर इंडिया का अचीवमेंट आईटी में, डिजिटल फाइनेंस में, फार्मास्यूटिकल ने, इसने भी पूरे दुनिया भर में हमारी तालियां बजवा दी। हमारे आईआईटी है, आईआईएम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं आओ हमारे यहाँ पे आके पढ़ो। बट थोड़ा सा इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। हम बाहर से तो लोगों को बुला लेते हैं। मैं दिल्ली में था, मुझे बहुत अच्छे से घटना याद है। ये मेरे ख्याल से शायद 2013-14 की होगी। उसमें मैं बहुत पेन में रहता था, मैं एंकल लूजिंग के। तो मैं करोल बाग की गेट नंबर 7 के आसपास था, और वहीं पर ही नीचे जो है वो एक जूस की शॉप है। तो वहां पर अफ्रीका का एक स्टूडेंट था। हट्टा कट्टा था यार, आपको पता ही कि उन लोग कैसे होते हैं यार, चौड़े हट्टे कट्टे। तो वो, मैं वहां पर गया, मैंगो जूस पीने जाता था। मुझे वहां का टेस्ट अच्छा लगता था, बढ़िया जूस बनाता था वो। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो ये भाई साहब, जो अनार नहीं होता अपना अनार, अब वहीं से ही, अब ओल्ड राजेंद्र नगर है तो वहां पे यूपीएससी का हब है। वहां पे एक यूपीएससी की स्टूडेंट जो है वहां से निकली। उससे उसने पूछा, मतलब वो भी वहीं पे खड़ी हुई थी, उसी उसी के पास में कुछ लेने आई थी। तो वो दुकानदार से जो पूछ रहा था कि ये क्या है। अरे अनार जो होता है। पूछ रहा ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो अब वो समझ में आ नहीं रहा कि क्या बोले यार, इसका अंग्रेजी नाम क्या है। वो यूपीएससी एस्पिरेंट से जो पूछा कि ये क्या है, मतलब बकायदा उनकी, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा किसी, उनकी आईडी जो है वो थी, उसमें कोचिंग का नाम दिखा था मुझे। तो उनसे पूछा कि ये क्या है। तो और वो इंग्लिश मीडियम का पूरा वो एरिया, क्योंकि जो अपना वो है मुखर्जी नगर, वो हिंदी मीडियम वाला है मेनली। और ओल्ड राजेंद्र नगर मेनली इंग्लिश मीडियम। अब तो मेरे ख्याल से शायद मिक्स हो गया है। तो वो चीज, तो उनसे पूछा ये क्या है, तो बता ही नहीं पा रही आंसर कि क्या है। तो दिस इज वेयर वी लैक, कि हम कोई बाहर से कोई विदेशी आया, हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे व्हाट इज दिस है। चलो ठीक है, तुम्हें आ नहीं रहा तो एटलीस्ट 2 मिनट बात तो कर लो। अरे इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू टेक दिस। भाई अनार अच्छा होता ही, अब तुम्हें पता ही नहीं है। अब बोलते नहीं कि अनार पियो खून बढ़ता है। तो बोलो उसको, अरे इट इज वेरी गुड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मतलब वर्ड्स यूज कर लो यार। अगर प्रॉपर अंग्रेजी जो है वो नहीं आ रही तो एटलीस्ट वो रिलेट कर लेगा। उसने देखा, उसने सिर्फ ऐसे हाथ हिलाया कि नहीं मुझे नहीं पता, और ऐसे निकल गई। मैंने कहा अरे यार, दिस इज नॉट हाउ, कि हमें जो है वो चीजें करनी चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो भाई। इतना इंट्रोवर्ट मत बनो, क्योंकि तुम्हें आगे चल के लोगों से मिलना है। इतना इंट्रोवर्ट बनोगे तो ये एग्जाम ही नहीं है तुम्हारे लिए। लोगों से मुलाकात करो, बातचीत करो, पर काम की बात, ऐसा नहीं कुछ भी। मैंने इंटरफियर नहीं किया, मैं चाहता तो इंटरफियर करता, क्योंकि जब तक कोई आपसे ना बोले तब तक इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, अनटिल लेस कि आपको ऐसा लगे कि यार हाँ ठीक है। बट वो भाई, वो दुकानदार था, उसने फिर बोला, वो ब्लड, मुझे इसलिए आया है, वो खून बढ़ता है ना, तो वैसा कुछ बोल रहा था कि खून बढ़ता है, ब्लड गुड फॉर ब्लड। ठीक है चलो। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो हम हेल्प कर देते हैं। म्यांमार में अर्थक्वेक आया, हमने ऑपरेशन भेजा। कौन सा ऑपरेशन है, कल बढ़ाया था, फटाक से आंसर लिख कर बताओ। म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है हमारी तरफ से। और इंडिया एक्टिवली यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, G20, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन यू पार्टिसिपेट, आपका फेस दिखेगा, आप आगे बढ़ोगे। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन टेस्ट सीरीज, अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और अभी तो दूर रहो, ये सब इवेंट्स है, आगे चल के होंगे आपकी लाइफ में ये सब इवेंट्स, बट आइडिया सब इवेंट्स का होना चाहिए।
आईसीसीआर, आयुष आप बोल रहे हो, आज सर ज्यादा बता रहे हो, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे होते हैं यार, इससे रिलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस। आईसीसीआर, आयुष, टूरिज्म, तो ये सब चीजें पर हम लोग फोकस करते हैं। इंडिया अभी भी फंड्स, इंडिया के पास लिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड फंड एलोकेट करती है सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है कि हमें अपनी खुद की समस्या भी तो देखनी है। या घर पे जो है वो खाने के लिए खाना नहीं है, आप बाहर जो है वो दान दक्षिणा दिखावे के चक्कर में इतनी कर दो कि आपकी हालत मैंने देखा है लोगों को कि दिखावे के चक्कर में इतनी चीजें बर्बाद कर देते हैं कि आईफोन खरीदने हम तो है, आईफोन ईएमआई पे। क्या कर रहे हो भाई? ये गलती करनी नहीं, यूटिलिटी पर फोकस करो, क्या चीज तुम्हारे लिए काम की है उस पर करो। पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो उसको बचाओ, और पैसा है भी तो अगर उस चीज का काम ही नहीं है तो क्यों लेना। फिर शौक है तो फिर अलग बात है, मैंने शौक के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, तुम्हारा शौक है तो शौक के लिए तो तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है यार, अभी सुनने वाला टॉपिक है, लाइव स्टॉक चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपको पता है पशुओं में एंटीबायोटिक का का यूज बढ़ता जा रहा है, जो काफी डेंजरस होता है इन फ्यूचर। फ्यूचर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एक स्टडी आई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, जो नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बताया गया कि पूरे दुनिया भर में जो पशु हैं उनमें एंटीबायोटिक का उपयोग जो है वो 30% से बढ़ जाएगा 2040 तक, अगर प्रॉपर तरीके से हमने इंटरवेंशन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया तो। समझ रहे हो? एस्टिमेटेड ग्लोबल एंटीबायोटिक यूज क्वांटिटी इन लाइव स्टॉक 1,10,777 टन 2019 में रही है, जो बढ़ जाएंगी 1,43,441 टन हो जाएंगी 2040 तक। लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाउएवर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो है वो लाइव स्टॉक सिस्टम में एंटीबायोटिक के उपयोग को जो है वो रिड्यूस कर सकता है अप टू 57%, और 62,000 तक जो है वो लेकर आ सकता है 2040 तक। देखो इसमें एंटीबायोटिक यूज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखो एंटी माइक्रोबियल दवाइयां, काफी सारी दवाइयां जो हम लोग को देखने को मिलती हैं जो डिजीज से रोकती है, जैसे हम लोग खाते हैं ना एंटीबायोटिक्स, राइट? तो वैसे ही उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसको प्रिवेंटिव केयर के तौर पर भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट? किसी चीज का उपचार करने के लिए किया जाता है, या ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक का यूज जो है वो किया जाता है कि अच्छी हेल्दी रहें स्पीसीज प्रजाति। बट ये इशू सबसे बड़ा इसमें यही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर ज्यादा एंटीबायोटिक जो है वो दोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रजाति को पूरी तरह से एक्सटेंड तक करने की क्षमता रखता है, पता है आपको, लुप्त तक करने की क्षमता रखता है। फूड सेफ्टी का रिस्क है, एनवायरमेंट को भी डैमेज कर सकता है। बस ये नेशनल इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव कि इसके ओवर यूज को काउंटर करने के लिए, ये लिख लेना आप। रेनोफार्म इनिशिएटिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि एंटीबायोटिक की डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है। यूनाइटेड नेशन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिक्लेरेशन आया है 2024 का, देखो लिखा भी हुआ है, रिड्यूस करना एंटी माइक्रोबियल का उपयोग एग्री फूड सिस्टम में 2030 तक। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये लिखना है। इंडिया का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर 2017 से 2021 का एक्सटेंड कर दिया गया है, कि हम देख रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल का उपयोग जो है वो लाइव स्टॉक में कितना हो रहा है, उसको कम करें हम लोग, ओवर यूज ना होना चाहिए। बस ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, रीजन वाइज। ठीक है, दैट्स इट। सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर बढ़ गया भाई, सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग। समझ रहे हो आप? अभी मेरा एक दोस्त है नार्कोटिक्स में, अभी नया नया ज्वाइन हुआ है, बड़े अभी तो नए नए में तो बहुत जलवे होते हैं, एक तरफ इतना मतलब अच्छा लगता है कि आप जिस भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से जुड़े हुए हो वहां पर आपकी एकदम इज्जत होने लगती है? ये एग्जाम ही ऐसा है बॉस कि जिंदगी भर तक तुमने अगर कहीं पर उभर कर नहीं आए हो, हमेशा चुपचाप रहे हो, कभी हाईलाइट नहीं हुए, एक बार एग्जाम निकाल दो, अच्छे अच्छे लोगों की हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारे सामने, अच्छे अच्छे लोगों की। इंडिया के अंदर ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ड्रग का उपयोग बहुत खतरनाक चीज है, ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। द वर्स्ट थिंग, इंसान को पागल कर देती है, पागल। लोग परछाई से भागने लगते हैं, अपनी डरने लगते हैं, अपने आप को रूम के अंदर कैद कर देते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इट इज अ वेरी बैड थिंग। और इसकी लत, आप सोचते चलो यार एक बार मजे के लिए तो कर ले, बस एक बार क्या हो जाएगा, बेटा वो एक बार ही
एक बार से ही लत लगती है, क्योंकि जब इसका नशा उतरता है ना, तो आप डरने लगते हो, नॉर्मल लाइफ में आ नहीं पाते हो आप। जैसे जो लोग गांजा वगैरह पीते हैं उनके साथ भी ये सेम चीज है। क्यों वो कंटिन्यूटी हमेशा गांजे में रहते हैं? जब ये नशा जब उतरता है ना, तो उस समय अच्छा नहीं लगता, उस समय बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से हटकर फिर से रियल वर्ल्ड में जब आते हो ना, तो आपको तकलीफ होती है, आपको आप वो हेल्यूसिनेशन की स्टेज होती है। फिर आपको लगता है यार वही ठीक था यार मेरे लिए तो। और ये चीज कंटिन्यूटी बनती आती है। और जब ये कंटिन्यूटी बनती है, तो ये घर परिवार को उजाड़ के रख देती है। और इंडिया में हमारे यहाँ के युवा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए जस्ट बिकॉज स्वैग के चक्कर में। आप देखना। और मैं इसके लिए हमेशा जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है, मैं हमेशा ब्लेम करता हूँ हमारी अथॉरिटीज को। जब मैं कॉलेज में था भाई, मुझे पता था कि कहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं, कौन बेच रहा है, किस जगह पर जाकर गांजा मिल जाएगा। तो क्या पुलिस वालों को नहीं पता है? अभी भी मेरे साथ वाले लोग, कुछ लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो स्कोर कर रहा है ना, खरीद रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, स्कोर कर रहे हैं, सब बोल रहा है। मतलब वो उन लोग की यार वो स्लैंग लैंग्वेज पता नहीं, बोलते हैं ये लोग कि स्कोर करेगा, यहां से स्कोर कर लो। पेडलर्स होते हैं इनके, पेडलर कहा जाता है। ये सब टर्म्स भैया आप लोग को सीखना भी है, आगे चल के आप लोग रोकोगे इन लोगों को। बीला, ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं, लोकल टर्म्स, पेडलर्स। तो यही चीजें बढ़ता जा रहा है भाई। सिंथेटिक ड्रग तो पता है ना आपको? नेचुरल ड्रग एक होता है, डायरेक्टली प्लांट से निकलते हैं, ओपीएम, पॉपी, कैनबिस, पता है ना, ये कोका। सेमी सिंथेटिक ड्रग होते हैं, केमिकली बनाया जाता है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन। फुली मैन्युफैक्चर्ड लैब वाले हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये है, लिख लेना भाई इन सब के नाम। ये मेरे ख्याल से एलएसडी है। बड़ी खतरनाक चीज होती है, बड़ी खतरनाक, इंसान परछाई से डरता है। एलएसडी हुआ, ब्राउन शुगर हुआ, स्मैक बोलते हैं ना वो। तो न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस एनपीएस, उसको मॉडिफाई किया गया है एनडीपीएस एक्ट 1985 को बाईपास करने के लिए। लिख लेना ये वाली चीज भी। प्रोडक्शन इजली जो है वो होता जा रहा है। बड़ी खतरनाक चीज है भाई आज की डेट में। ये चीजें जो है वो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से जो है बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें अथॉरिटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। स्पेशली स्टार्ट करो लोकलाइट से, लोकल रीजन से। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे ये बहुत इन्वॉल्व हो गए, स्कूल से ही शुरू शुरू हो गया आजकल तो गांजा वगैरह। ये लिख लेना भाई, आर्टिकल 47। ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि भाई आप इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को रहो प्रोहिबिट करो। ये पढ़ा है ना आपने, किस में पढ़ा है? डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है डीपीएसपी। फिर ये कानून के नाम लिख लो। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एनडीपीएस एक्ट 1985, इलिसिट ट्रैफिक ट्रैफिक इन एनडीपीएस एक्ट 1988, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसी में ही है। मेरा एक दोस्त है वो इसी में है अभी। वो है, ट्रेनिंग चल रही है अभी उसकी। आईआरएस सेलेक्ट हुआ था वो रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर, बट इसमें भी उसकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। आपकी भी चलेगी जब आप सेलेक्ट हो गए। हरियाणा की एंटी सिंथेटिक नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ये सब स्टेट एजेंसीज हैं। क्या क्या रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है टू कॉम्बैट। अच्छा, वो मैंने भी आईआरएस बोला, कस्टम्स में है ना, कस्टम डिपार्टमेंट, तो उनको लोग को ये डिपार्टमेंट्स मिलता है चेक जो है वो करने के लिए कि भाई कहाँ से बाहर से ही कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, आप लोग की भी होगी, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे अरे सर इसमें कैसे। तो मैंने क्लैरिटी जो है वो दे दी भाई। समीर गोयल नाम है, अभी अभी इसी अभी तो यूपीएससी में हुआ है उसका सिलेक्शन फाइनल। स्कूल में था मेरे। शांत रहने वाला पर्सन, आरबीआई में भी जॉब कर चुका है वो। जुनून चाहिए भाई इस एग्जाम को निकालने के लिए, शांत रहो अपने अंदर, पैक करके रहो, फिर जब निकलोगे तो मजा आ जाएगा। ऐसी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक और आदित्य मिश्रा अभी एसपी है, इंदौर में है अभी एसपी है, उससे ऊपर चला गया अभी, पता नहीं 2-3 साल हो गए उसको तो। और एक सोमेश उपाध्याय, वो ओडिशा कार्टर में कलेक्टर रह चुका है। बनो भाई, ये एग्जामिनेशन आपको काफी ऊपर तक जो है वो ले जाएगा।
ठीक है, बस ये एनडीपीएस, इसमें जितनी चीज मैंने आपको लिखवाई थी बस उतनी जो है वो लिखना। बैलेंसिंग लेबर एंड कैपिटल फॉर विकसित भारत, ये वाला टॉपिक जो है बाद में आपको कवर अप कराऊंगा, कि इसमें कुछ चीजें हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको मुझे जो है वो देखना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है मुझे कमी लग रही थी। तो मैं इसमें हुआ तो कुछ चीजें और ऐड जो है वो करूंगा, जैसे ये ईएलआई सिनर्जी जो है ना, इसको मुझे आपको समझाना है। एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भी एक चीज है, तो उसमें और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा मैं, और एक्स्ट्रा क्लास वाले समय पर देखूंगा। आफ्सपा, ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, ट्राई करो इस टॉपिक का आंसर जो है वो देने की। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। आफ्सपा, श्याम जी कृष्णा वर्मा, इनका भी टॉपिक आप इसका ट्राई करिए आंसर देने की। और ये है मेंस का क्वेश्चन आपके लिए, ये सिंथेटिक ड्रग से रिलेटेड टॉपिक है। लिखो इस क्वेश्चन का तो आंसर 100% लिखो, जीएस पेपर 3 में आएगा ही आएगा। तो ये था गाइस पूरा और टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी जो मैंने आपको पढ़ाई है। ये है हमारे ज्ञान सर, और इनके पेड बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।